आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेविटेशनल मोशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वा गुरुत्वाधीन गति। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। देखिए, गुरुत्वाधीन का मतलब होता है बाबू कि गुरुत्व का अधीन, गुरुत्व जोड़ अधीन बन गया गुरुत्वाधीन। तो गुरुत्व के अधीन मतलब गुरुत्व के द्वारा जो गति उत्पन्न होता है उसी गति को हम लोग गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। गुरुत्व के द्वारा मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप सीधे ऊपर की ओर फेंको या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर गिराइए, ऑब्जेक्ट का मतलब सामान, तो ऊपर से नीचे गिराओ या नीचे से ऊपर फेंको, अगर फ्री रूप से मतलब बिना पकड़े हुए फेंकते हैं या ऊपर से गिराते हैं तो उसमें जो गति होगा उसी गति को कहते हैं गुरुत्वाधीन गति। सुनो, बिना पकड़े का मतलब ये नहीं बोले गधा कहीं का कि मतलब उसको पकड़ना नहीं है, फेंकना नहीं पकड़ के। जैसे देखो, ऐसे फेंक दिए ना तो फिर छोड़ दिए तो ऊपर जो गया ये गुरुत्वाधीन गति हुआ, ऊपर से गिरा के छोड़ दिए तो इसमें गुरुत्वाधीन गति हुआ। और ऐसे अगर गति करवा रहे, देखो ऐसे पकड़ के ले जा रहे हो ऊपर, तो ये गुरुत्वाधीन गति नहीं हुआ। यही अगर आप ऐसे फेंक के छोड़ दिया तो गुरुत्वाधीन गति हो गया। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना नहीं है, पकड़कर मूवमेंट नहीं करवाना है, आपको स्टार्टिंग में जो फोर्स लगाया लगा के छोड़ दो। तो इस प्रकार से गुरुत्व के दिशा में मतलब ऊपर से नीचे या गुरुत्व के विरुद्ध है, नीचे से ऊपर फेंकिएगा स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से, तो उसमें जो गति उत्पन्न होगा वही कहलाता है गुरुत्वाधीन गति। तो अगर किसी पेड़ से फल गिरता है, पहाड़ से पत्थर टूटे गिर रहा है, किसी छत से पत्थर फेंक दिए, तो ये सारी जो गतियां हैं ये सब गुरुत्वाधीन गति में आता है। समझ गए? और इसको हम डिटेल पहले भी किए हैं, जब आपको गति का प्रकार पढ़ा रहे थे तो बताए थे गुरुत्वाधीन गति क्या है। समझ गए? तो गुरुत्वाधीन गति क्लियर हो गया। बाबू देखो, एक बात ध्यान देना, गुरुत्वाधीन गति में सबसे इंपॉर्टेंट बात है गुरुत्वीय त्वरण। मतलब जब पिंड को ऊपर फेंकिएगा या नीचे गिरेगा तो उसमें जो वेलोसिटी चेंज का जो रेट होगा, वेग परिवर्तन का जो दर होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलेंगे बेटा? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और इसे हम लोग स्मॉल जी से लिखते हैं। किस कौन जी से? स्मॉल जी से। याद रहे, एक कैपिटल जी बहुत फेमस है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, लेकिन इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्मॉल जी की बात कर रहा हूं। तो यह गुरुत्वीय त्वरण क्या है? तो याद रखिएगा, गुरुत्वाधीन गति में, गुरुत्वाधीन गति में वेग परिवर्तन की दर, गुरुत्वाधीन गति में वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण को ही क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर रोड पर कोई गाड़ी चल रही है और उसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिर्फ त्वरण। क्या बोलेंगे? सिर्फ त्वरण बोलेंगे। लेकिन बाबू, कोई पिंड ऊपर से गिर रहा हो तो उसमें जो वेलोसिटी चेंज हुआ, वेग जो परिवर्तन हुआ, जो उसमें त्वरण हुआ, उसको सिर्फ त्वरण नहीं, उसको कहिएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाधीन गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको संक्षेप में स्मॉल जी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? स्मॉल जी से लिखते हैं। देखो, हम लोग करते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। याद रखिएगा। देखो, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण है, इसीलिए यह कौन सा राशि होगा
तो यह राशि क्या होगा, सदिश। पहले हम आपको मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा चुके हैं कि त्वरण सदिश राशि होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण है, इसीलिए राशि क्या होगा, सदिश होगा। अगर हम एस आई मात्रक की बात करें बेटा, तो त्वरण वाला ही मात्रक होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर हम बीमा की बात करें तो इसका बीमा हो जाएगा m0, इसमें मास नहीं होता है, और LT इनवर्स 2 डायमेंशन निकालने के लिए आपको हम यूनिट सिखाए थे, एक बार फिर देख लीजिए। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मीटर किसका यूनिट है जी, लेंथ का, बटा सेकंड किसका है जी, टाइम का, तो L बटा T स्क्वायर, तो बटा हटेगा तो इनवर्स आ जाएगा, तो क्या बन गया, LT इनवर्स 2। अब बताए थे कि यदि बीमा में MLT के फॉर्म में लिखना हो और जिस पद का यूज नहीं हुआ है उसको पावर 0 देकर के आप ला सकते हैं। तो MLT में M एब्सेंट है तो M 0 देकर ला सकते हैं, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन हो जाएगा M0 LT इनवर्स 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो तो बिल्कुल राशि, यूनिट और डायमेंशन सब जो होगा वो त्वरण की तरह ही होगा, याद हो गया। एक चीज ध्यान देना है, यदि पिंड ऊपर जाता है, पिंड इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, तब जो है निगेटिव त्वरण होता है। क्या होता है, निगेटिव त्वरण होता है। जी को स्मॉल लेके चल, माइनस में लेके चलिएगा। अब अगर पिंड नीचे की ओर गिर रहा है इस प्रकार से, तो त्वरण हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, याद रखिएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण ऊपर जाने में निगेटिव और नीचे आने में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ऊपर जब पिंड जाएगा तो त्वरण निगेटिव हो जाएगा, दैट मींस वेग घटेगा। जब याद रखिएगा वेग घटता है तभी निगेटिव आता है, वेग घटता है तब त्वरण निगेटिव होता है। तो ऊपर जाने में वेग घटता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे वेग घटते घटते लास्ट में इसका वेग 0 हो जाएगा और फिर वह वहां से वापस नीचे आ जाएगा। और जब पिंड को नीचे गिराइएगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब त्वरण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, ये दोनों से प्रश्न आया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर जाते समय गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव और नीचे आते समय गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सड़क पर बात करें तो वेलोसिटी जब बढ़ रहा है, जब गाड़ी की चाल बढ़ रही है, तब वहां आपका त्वरण प्लस यानी पॉजिटिव होगा। जब गाड़ी की स्पीड कम रही है तब वहां त्वरण क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग सूचित किससे करते हैं बेटा, तो इसको सूचित जो करते हैं हम लोग वह करते किससे है, स्मॉल जी से करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल जी से। और इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद रखिए पृथ्वी पर जब किसी भी पिंड को ऊपर से नीचे गिराइएगा तो वेग बढ़ने का दर हमेशा 9.8 होगा। नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो वेग घटने का जो दर है हमेशा 9.8 ही होगा। लेकिन अंतर होगा कि ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो 9.8 जो है प्लस में होगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो 9.8 जो है से क्या होगा, माइनस में होगा, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो आप इसका सीधे मान याद रखिए कि स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है बाबू, लेकिन एक बात और ध्यान दो, ये जो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखे, ये पूरे धरातल पर पृथ्वी का जो पूरा सरफेस है, संपूर्ण सरफेस पर यह जी का मान 9.1 बराबर नहीं होता है। कहीं जी का मान ज्यादा होता है तो कहीं जी का मान कम होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान, पृथ्वी से नीचे जाने पर जी का मान यही परिवर्तित हो जाती है। तो हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कब जी का मान बढ़ेगा और कब जी का मान घटेगा। फिलहाल ये देखिए आपको जी का मान कोई पूछे
नॉर्मल वे में साधारण तौर पर तो बताना है मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन फिर से याद कर लो, यह मान वेरिएबल होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, तो हम परिवर्तित होने की जो कंडीशन है हम आगे करेंगे। इसकी सूत्र की बात करें तो G बराबर GM बटा आर स्क्वायर होता है, GM बटा आर स्क्वायर होता है। देखिए ये जो कैपिटल G देख रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जो हम लोग फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा कैपिटल G का मान जो है 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। G का मान एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इसका मान होता है 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये जो मास है m, ये पृथ्वी का मास है। किसका मास है? पृथ्वी का मास है। और r किसका है? त्रिज्या है। किसका? पृथ्वी का। ये पृथ्वी का त्रिज्या हो गया, पृथ्वी का मास हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। एक बात और ध्यान दो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये पूरे विश्व में एक होता है। चाहे आप पृथ्वी की बात करिए, मंगल की बात करिए, बुध की बात करिए, शुक्र की बात करिए, जितना तरह के प्लैनेट है, जितना तरह का हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मतलब हो गया खगोलीय पिंड। किसी भी खगोलीय पिंड पर कैपिटल G का मान 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए अगर आप पृथ्वी पर G निकाल रहे हैं तब m पृथ्वी का होगा, मास पृथ्वी का होगा, त्रिज्या भी पृथ्वी का होगा। अगर मंगल ग्रह पर G निकाल रहे हैं स्मॉल g, तो यहां मास मंगल का होगा और रेडियस मंगल का होगा। अगर शुक्र ग्रह पर आप G निकाल रहे हैं तो मास किसका होगा? शुक्र का, और त्रिज्या भी किसका होगा? शुक्र का होगा। दैट मीन्स जहां पर, जिस जगह पर, जिस ग्रह पर, जिस बॉडीज पर आप स्मॉल g का मान निकाल रहे हो उसी का मास होगा और उसी का रेडियस होगा। क्लियर हो गया? अगर एग्जाम में कभी आ जाए शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का, तो पृथ्वी वाला मास नहीं बैठा दीजिएगा और पृथ्वी वाला रेडियस नहीं बैठा दीजिएगा। जिस ग्रह की बात करेगा उसी का मास बैठेगा और उसी का रेडियस बैठेगा। अभी जो हम G अक्षर की बात किए, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां लेटर G, वह G हम लोग दो प्रकार के पढ़े। एक पढ़े स्मॉल g और दूसरा पढ़े कैपिटल G। दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं ताकि आप मिस ना करिएगा। देखिए इधर है कैपिटल G और इधर क्या है? स्मॉल g। क्लियर है बाबू? यह जो है, यह कैपिटल G जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि यह जो है आपका बेटा यह है गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। पहला पॉइंट याद रखिएगा, बात समझ गए? इसका मान जो है, इसका मान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहता है, जबकि इसका मान जो है परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। मतलब इसका जो स्मॉल g का मान है बदलते रहता है, इसका मान बदलता नहीं है। दैट मीन्स इसको हम लोग अचर भी कह सकते हैं कि यह जो है क्या है? अचर है, और यह क्या है? चर है। वेरिएबल है, कांस्टेंट है। वेरिएबल है, कांस्टेंट है। चर है मतलब बदलने वाला है,
यह अचर है, नहीं बदलने वाला है। क्लियर हो गया। इसका अगर मान की बात करें हम लोग तो मान कितना होता है बाबू, तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा, मान भी एग्जाम में पूछा है और यूनिट भी पूछा है, दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर इसका हम लोग मान की बात करें, इसका मान क्या होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट नहीं पूछता है, सिर्फ मान पूछता है। तो मान कितना हो गया, 9.8। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी से जुड़ा हुआ बात याद रखिएगा, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यह एक प्रकार का त्वरण है। इसका मान जो है अपरिवर्तित रहता है, अचर होता है, और इसका जो मान है परिवर्तित रहता है और चर होता है। इसका मान कितना होता है बेटा, 6.67 गुने 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखो बाबू, अब हम स्मॉल जी का मान बढ़ने और घटने की बात कर रहे हैं एक चित्र के माध्यम से। चित्र बनाते हैं आप लोग ना, हाँ है, नहीं बनाते हो, अच्छा ठीक है, बात सीख लो। देखो यह जो है एक घर है, बहुत बढ़िया घर बनाए हैं। क्या है जी, घर है ना, अरे गधा का ये घर है, और हाँ बोलता है, ये पेड़ है, और देखो यहाँ पर नदी है, कौची है नदी नहीं गधू, झाड़ी है, झाड़ी झाड़ी झाड़ी, ये पंछी वगैरह सब दिखाई पड़ रहा है। देखो ये हम पेड़ बनाने का मकसद ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ की जरूरत है, मकसद ये है कि पेड़ बनाने का मकसद हुआ कि बताना है कि यह धरातल है। क्या है, धरातल है, सरफेस है। पृथ्वी के धरातल से आप ऊपर जाएंगे तो जी जो है बेटा वो घटता है। क्या होता है, घटता है, याद रखिएगा। या नीचे भी जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है। तो देखो यहां बहुत ही आसान है इसको याद करना। धरातल से ऊपर जाओ या धरातल से नीचे आओ, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही स्थिति में जी का मान घटेगा। एक बार पता है, हम ट्रेन में कहीं सफर कर रहे थे, तो एक कोई गार्जियन थे उस समय, तो जानते नहीं थे कि टीचर है, तो बोले कि पढ़ते हो, हाँ पढ़ते हैं। बोला कि जी का मान ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कभी देखिए चचा, आपको ऊपर जाना रहे चाहे नीचे ही जाइए, दोनों ही स्थिति में आपका मान क्या होगा, घटेगा। अभी आप 50 किलो के हैं चाहे 70 किलो के हैं, जब मरिएगा ऊपर जाइएगा तो वजन खत्म हो जाएगा आपका। नीचे गाड़ दे बन जाएगा तो भी आपका वजन खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाइएगा। मतलब आप मर जाने के बाद जल के ऊपर जाइए या नीचे सड़ जाइए, दोनों स्थिति में आपका भार जो है, आपका मान जो है घटेगा। ठीक उसी प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को धरातल से ऊपर ले जाओ या चाहे नीचे ले जाओ, हर हाल में जी का मान क्या होगा, घटेगा। रखिएगा, हर हाल में जी का मान घटेगा, समझा, हमेशा मान घटेगा, रखिएगा। अब प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि यदि कोई व्यक्ति एयरटेल के टावर पर चढ़ गया हो तो जी का मान क्या होगा। तो बाबू टावर पर चढ़ गया, टावर कहां होता है, नीचे है रे पगला, नीचे टावर होता है। टावर कहां होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर जाए तो घट जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोयला के खान में चला गया है तो वहां भी जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि आप धरातल के अंदर जाइए या धरातल के ऊपर जाइए, हर हाल में जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को कि ऊपर जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर क्या होगा। अरे यार तुमको जहां जाना है जाओ, जी का मान हमेशा घटेगा, जी का मान हमेशा घटेगा। अब देखो, अब दूसरा तरीका बता रहे बेटा एक और, जैसे देखिए ये आपका ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। ग्लोब ये 0 डिग्री लाइन है
जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत। क्या बोलते हैं बेटा? विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा बोलते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पर अलग ढंग से समझना होगा। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। देख लिया? देखो अब इस प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, विषुवत रेखा पर था और ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर। तो ध्यान दो, यह ऐसे कोई जा रहा है तो ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर का मतलब होगा कि धरातल से ऐसे उठना, धरातल से ऐसे उठना। तो धरातल से ऊपर नहीं उठा है, बल्कि देखो विषुवतीय प्रदेश से धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां चला गया। एक उदाहरण बता रहे हैं, श्रीलंका जो है विषुवत रेखा के आसपास है। श्रीलंका विषुवत रेखा के करीब है ना? तो श्रीलंका से कोई व्यक्ति भारत आए, भारत से नेपाल, चाइना, रूस ऐसे करते करते उत्तरी ध्रुव पर अगर चला जाए तो यही कंडीशन होगा। मान लो कि श्रीलंका भूमध्य रेखा से ऊपर में यहां पर है, समझ गया? श्रीलंका यहां है, इंडिया यहां से यहां हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, यह चाइना हो गया, फिर इस प्रकार से रूस वगैरह हो गया। तो ऐसे जाने का मतलब हुआ कि ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि पृथ्वी पर ही चल रहा है। विषुवत रेखा से कहां जा रहा है? उत्तर पोल की ओर, उत्तर ध्रुव की ओर जा रहा है। बात समझ गए? तो इसका मतलब कभी ऊपर नहीं समझिएगा। खैर चलो कोई बात नहीं। तो विषुवत रेखा से आप नॉर्थ पोल जाओ चाहे साउथ पोल जाओ, याद रखना दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में जी बढ़ेगा। दोनों ही कंडीशन में जी क्या होगा बेटा? जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। धरातल से ऊपर नीचे वाला में क्या देखे थे कि धरातल से ऊपर जाएंगे तो जी घटेगा, नीचे जाएंगे गड्ढा में तो भी जी का मान घटेगा। हम विषुवतीय प्रदेश से नॉर्थ पोल की ओर जाए चाहे साउथ पोल की ओर जाए, किसी भी पोल पर जाइए, हर हाल में जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो कितना सुंदर ट्रिक था। धरातल से ऊपर जाएंगे जी घटेगा, नीचे जाएंगे जी क्या होगा? घटेगा। और विषुवतीय प्रदेश से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और इधर भी जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि जी का मान धरातल पर कहां कम होता है और कहां ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर आप जा रहे हो तो जी का मान बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जी कहां होगा? पोल पर होगा। पोल पर जी मैक्सिमम होगा, याद रखिएगा। पोल पर जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तब न बढ़ेगा जी। और सबसे कम कहां होगा? विषुवत रेखा पर होगा, याद रखिएगा बेटा। सबसे कम यानी जी का सबसे कम मान विषुवत रेखा पर होगा, तब ना आप ऐसे ऊपर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो जी का सबसे मान कम कहां होगा जी? विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक कहां होगा जी? पोल पर। कौन पोल पर जी? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों पोल पर। तो इस प्रकार से अगर आप इधर जाएंगे तो जी हमेशा बढ़ेगा, इधर भी जाएंगे तो जी हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटेगा। पहले एग्जाम में ऐसे पूछा जाता था, लेकिन अब पैटर्न चेंज किया गया है। अब डायरेक्ट पूछा जाता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर आएंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर आएंगे तब जी का मान क्या होगा? तब देखिए यहां सबसे ज्यादा है, यहां सबसे कम है, तो जब यहां से यहां तक आइएगा तो पहले मान घटेगा, पहले मान घटेगा, और फिर यहां के बाद इधर मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, पहले मान घटेगा और फिर मान क्या होगा? बढ़ेगा। देखो यह पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट बनाया है,
ये आपका ऊपरी भाग हो गया, जिसको कहिएगा भूपटल। क्या कहिएगा? भूपटल, क्रस्ट। और इसको हम लोग कहते हैं प्रावार। क्या कहते हैं? प्रावार, मेंटल। और इसको कहते हैं क्रोड या कोर बोलते हैं इंग्लिश में। इसका टेम्परेचर याद रखिएगा 2900 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी का क्रोड का तापमान होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। खच्चर हटाओ, इससे मतलब नहीं फिलहाल हम लोग को है। देखिए, भूपटल से जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाएंगे, इस प्रकार से भूपटल से जैसे जैसे आप सेंटर की ओर जाएंगे, तो हम क्या बोले कि जी घटेगा। जैसे जैसे हम लोग ऐसे आवेंगे तो जी क्या होगा? घटेगा। बताए थे ना, बताए थे ना। तो सेंटर में जब आ जाएंगे, यहाँ सेंटर में, सेंटर का मतलब क्या हो गया? ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। केंद्र में जो है जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। गांठ पाल लीजिए, कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र में जी का मान क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर मान घट जाता है, तो सेंटर पर घटते घटते जी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र में जी हमेशा 0 होता है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, तो जहां वायुमंडल खत्म हो जाएगा, अंतरिक्ष में आज पहुंच जाइएगा, तो वहां भी जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया बात को? चलो अब देखते हैं हम लोग गुरुत्वाधीन गति समीकरण। गति समीकरण बाबू, जैसे आपको हम रेखीय गति में 3 समीकरण पढ़ाए थे, नोट कर लीजिए यहाँ फिर से अगर याद नहीं है तो। v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा था s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा था बाबू v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से 3 गति समीकरण दिए थे रेखीय गति में। लेकिन ध्यान दो, ये जब रोड पर चल रहे थे तो उसके लिए तो ठीक है कि दूरी s होगा, प्रारंभिक वेग u होगा, अंतिम वेग v होगा, a आपका त्वरण होगा, t आपका समय होगा। क्लियर हो गया? लेकिन जब ऊपर नीचे जाएगा तो प्रारंभिक वेग तो वही हो सकता है, अंतिम वेग भी होगा, लेकिन जानते हैं इसमें दूरी नहीं होगा, ऊंचाई हो जाएगा। दूरी नहीं, ऊंचाई हो जाएगा। मतलब इसमें जब चलेंगे इस चैप्टर में हम लोग इधर की ओर, तो एस जो है वो बन जाएगा हमारा एच। एस क्या बन जाएगा? एच। रोड पर चलते समय दूरी को एस से लिखे थे, लेकिन अब गुरुत्वाधीन गति में ऊपर नीचे हो रहा है, तब दूरी नहीं एच लिखाएगा। और देखो एक वर्ड है ए, रोड पर था तब इसका नाम था ए से त्वरण, यहां पर ए नहीं स्मॉल जी हो जाएगा। एक बताओ ध्यान देना कि जी दो गो होता है, एक जी निगेटिव होता है और दूसरा जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 2 तरह का फार्मूला बन जाएगा। देखिए, एक फार्मूला बन जाएगा पहला v बराबर u प्लस जी टी, ए को जी में लिख दिए, और दूसरा बन जाएगा इसका h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा बाबू v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यह जो 3 फार्मूला देखे, इसमें सब g प्लस में है, g प्लस में है ना। देखो g प्लस में है, g प्लस में है, यहाँ भी g प्लस में है। तो यह जो फार्मूला लगाया गया है ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे के लिए, मतलब इस प्रकार से यदि पिंड गिर रहा है, ऊपर से नीचे पिंड गिर रहा है, जैसे छत पर से पत्थर गिरना, पेड़ से फल गिरना, तो उस कंडीशन में जी पॉजिटिव लगाइएगा, एकदम सेम टू सेम रेखीय गति समीकरण की तरह। क्लियर है? आपको पहले इस आज के क्लास से पहले चर्चा किए थे ना कि ऊपर से जब गिरेगा तो प्लस होगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा।
तो देखो सब प्लस है, मतलब ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब अगला देखो, v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो गया बेटा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। यह जो गति समीकरण आप देखें सब में g माइनस है, मतलब ये हो गया नीचे से ऊपर के लिए। कहा हो गया, नीचे से ऊपर के लिए, इसके लिए हो गया। क्लियर हो गया। तो हालांकि देखो पैटर्न एकदम बिल्कुल सेम है, अगर आप इसको याद रखिएगा तो एकदम बिल्कुल सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। अरे भाई रोड पर दूरी कहे थे तो ऊपर नीचे में हाइट हो जाएगा, यहाँ त्वरण कहे थे तो यहाँ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो गया, और कोई चेंजिंग तो है नहीं। ऊपर जाने पर माइनस होता था इसीलिए सब माइनस लगा दिए, और नीचे आने पर प्लस होता है इसीलिए सब में क्या किए, प्लस लगा दिए। और एग्जाम में न्यूमेरिकल जो है ज्यादातर आपको जो है इसी से आता है, समझ गए। इससे बहुत रेयर केस में न्यूमेरिकल पूछी जाती है। खैर लेकिन अब ऐसा नहीं करना कि दोनों रटना की प्लस में, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन याद रखिए, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस में रह दीजिएगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस में लगा दीजिएगा, बस। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बेटा आपको गुरुत्वाधीन गति समाप्त हो। एक बहुत ही मजे की बात और देख लो, जैसे मान लो कि एक धरातल है और एक कोई बिल्डिंग है, एक तल्ला हो गया, दो तल्ला, तीन तल्ला, चार तल्ला, ऐसे करके समझो इसको। ध्यान दो, नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर एक गेंद फेंका या पत्थर जो फेंका, तो इसके खिड़की मान लो यहां है, ये खिड़की यहां पर, सब में खिड़की समझो, ऐसा खिड़की समझो, क्या खिड़की है। तो खिड़की के पास जब ये गेंद पहुंचा था ये वाला, तो उस समय इसका जो वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड था। मान लिया कि जब नीचे से ऊपर जा रहा है इस प्रकार से, तब इस खिड़की के पास में इस गेंद का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। जब ये पिंड ऊपर जाए और ऊपर जाए, जहां तक जाना है जाए, जब ऊपर जा करके और लास्ट में कहीं ना कहीं तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 पर सेकंड हो जाएगा, होगा ना। तो जब स्पीड 0 होगा तब वो आगे नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि पिंड कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। अब देखो यह रिटर्न होने लगा इस प्रकार से, देखो रिटर्निंग होने लगा। तो जब रिटर्निंग होके वापस यहां पर आवेगा, इसी खिड़की सामने फिर से, जब सामने खिड़की सामने आएगा फिर से, तो जानते हैं यहां फिर से स्पीड इसका वही होगा, 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। मान लो कि जाते समय यहां पर इस पिंड का स्पीड था 8 मीटर पर सेकंड था, 8 मीटर पर सेकंड था। तो जब ये पिंड वापस यहां पहुंचेगा, वापस जब फिर इसी सामने वहां पहुंचेगा, तो यहां फिर इसका स्पीड क्या होगा, 8 ही मीटर पर सेकंड होगा। समझ जाओ, थ्योरी समझो क्या है कि जब पिंड ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जॉन सामने जितना स्पीड से पार कर रहा था, जॉन बिंदु के सामने जिस स्पीड से वो पार किया, उसी स्पीड से वहां वो वापस भी आएगा। इस खिड़की पर पार करते समय जब गेंद यहां ऊपर जा रहा था, तो मान लो कि यहां वेग था 10 का स्पीड था, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड था। तो जब लौटेगा तो ये सामने जब पहुंचेगा, लौटते समय यहां इसी सामने यहां तो सामने पहुंचेगा, तो लौटते समय इसका स्पीड कितना होगा, 10 ही होगा। कितना होगा, 10 ही होगा। क्लियर हो गया। तो थ्योरी क्या रहा कि जब कोई पिंड किसी भी बिंदु के सामने जिस स्पीड से ऊपर जाएगा, उसी स्पीड से फिर वहां लौटते समय पहुंचेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास
समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन। पिछले क्लास में ग्रेविटेशनल मोशन किए, ऊपर और नीचे वाला गति के बारे में किए, है ना। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, जिसको हिंदी में वृत्तीय गति कहते हैं। देखिए, इसका नाम से ही स्पष्ट है, सर्कुलर मतलब सर्किल में, वृत्तीय मतलब वृत्त पर। जिस गाड़ी का, जिस वाहन का, जिस ऑटोमोबाइल का पथ मतलब रास्ता सर्कुलर हो, वृत्तीय हो, तब उसकी गति को हम लोग सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आप मान लो कि मैदान में दौड़ रहे हो, कहीं फील्ड में दौड़ने गए हो, किसी बहाली में हो, चाहे अपने मॉर्निंग में दौड़ने गए हो, तो जब भी फील्ड में आप दौड़ते हैं तो सर्कुलर दौड़ते हैं, तो हम कहेंगे कि आप में वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है। और ये जो है गुरुत्वाधीन गति, ग्रेविटेशनल मोशन और लीनियर मोशन रेखीय गति से काफ़ी ही भिन्न है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर संपन्न हो रहा था, ऊपर या नीचे की ओर या सीधे की ओर, है ना। लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि सर्कुलर एक पाथ होता है, वृत्तीय रास्ता होती है, उसी पर पिंड गति करती है। तो जो पिंड या जो व्यक्ति, जो वस्तु सर्कुलर रास्ता पर, वृत्तीय रास्ता पर गति कर रहा हो, तो उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में आपको देखिएगा 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म पढ़ना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक बात और ध्यान देना है बाबू, सर्कुलर है तो इसमें सारा मेजरमेंट एंगल से होता है, कोण से होता है। इंग्लिश में कहेंगे एंगल और हिंदी में कहेंगे कोण। तो इंग्लिश में सब में एंगल से एंगुलर वर्ड बना हुआ रहेगा, एंगुलर वर्ड रहेगा। देखिए एंगुलर, 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 ये जरा सा अलग है, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। हिंदी में कोणीय, कोणीय, कोणीय। तो पहला जो पॉइंट हम लोग का है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यह एक प्रकार का कोणीय दूरी है। दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब जिस प्रकार से आप लीनियर मोशन में दूरी चले थे, विस्थापन उत्पन्न किए थे, ठीक उस प्रकार से इसमें विस्थापन होगा और इसमें भी वेग होगा। तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी, मतलब हो गया कोणीय विस्थापन। अगला है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जब वेग होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। वेग जब चेंज होता है, याद रखिएगा, जब वेग चेंज होगा, वेलोसिटी जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। वेग बढ़ता है तो पॉजिटिव त्वरण, वेग घटता है तो नेगेटिव त्वरण, लेकिन जब वेग चेंज होगा तो त्वरण तो होगा ही। बात समझ में आ रहा है आप लोग को ना? ठीक है। और सेंट्रीपिटल, सेंट्री, CENTRIPETAL, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी एक प्रकार का त्वरण ही है, लेकिन इसका अलग केस में पढ़ना था फोर्स में, लेकिन यहाँ पर आप लोग को हम जो है से थोड़ा सा डेमो दे देंगे इसके बारे में। पांचवा है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मतलब अप केंद्रित त्वरण। ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रित त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अप केंद्रित त्वरण। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन पांचों टर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक नंबर में पढ़ना था हम लोग को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हिंदी में कहेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कहेंगे। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जब कोई पिंड इस प्रकार से सर्कुलर पथ पर ऐसे ऐसे गति करे, कोई भी पिंड इस प्रकार से सर्कुलर पथ पर गति करता है, तो इसके गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं, पहले बता चुके हैं। अब देखो इस पथ का एक सेंटर मान लो, कि मान लो किसका क्या है, सेंटर है, और एक गाड़ी जो है या वाहन जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है यहाँ से चलना शुरू किया इस पॉइंट पर से,
तो इस पॉइंट पर चलना शुरू किया और चल कर करके मान लो कि यहां पहुंच गया, समझ गए। तो जहां से चलना शुरू किया उसको सेंटर से मिलाइए तो ये तो कन्फर्म है कि रेडियस हो जाएगा, और यहाँ भी मिलाइएगा तो ये भी है रेडियस से होगा। मैथ वाले बच्चा जो जिसका ज्योमेट्री अच्छा होगा एकदम बिल्कुल आसान तरीका से पकड़ ले रहे होंगे कि किसी भी वृत्त के परिधि से सेंटर तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या रेडियस कहा जाता है। तो ये परिधि हो गया, सर्क्यूमफेरेंस हो गया, तो यहाँ से सेंटर तक जो लाइन खिंचाएगा, जो लाइन होगा उसको हम लोग रेडियस कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या बनता है बाबू। गाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ था, गाड़ी यहाँ पर मान लो कि होल्ड कर गया, तो यहाँ से यहाँ जब गया तो सेंटर पर जो कोण बना, जो थीटा एंगल बना, जो ये थीटा कोण बना सेंटर पर, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझो कि एक प्रकार का क्या है, थीटा है। क्या है? थीटा एक प्रकार का है। चलिए हम बात करते हैं इसकी राशि की, बात करते हैं कि यह कौन सी राशि होगा बेटा। तो यह जो होगा सदिश राशि होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है क्योंकि एक डायरेक्शन में होती है। एस आई यूनिट की बात कीजिएगा, मतलब एस आई मात्रक की बात करिएगा तो वह होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। एक्चुअली में देखो ये रेडियन जो है संपूरक मात्रक है, एक पूरक मात्रक है, न कि यह रियल मात्रक है। यदि हम लोग इसका सूत्र की बात करें कि सूत्र क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो सूत्र हो जाएगा चाप की लंबाई अब बटा हो जाएगा त्रिज्या। चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। देखिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा बाबू चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तो जो चाप बना, ये जो चाप बना नहीं वाला, इस चाप की लंबाई ले लीजिएगा, अब बटे त्रिज्या ले लीजिएगा। तो हमको अगर ये काट देंगे चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, तो जो रिजल्ट निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कहेंगे। एक बात और समझना है कि चाप की लंबाई ऊपर में, मतलब ऊपर में लंबाई है और नीचे त्रिज्या, ये भी तो लंबाई है। तो ऊपर में भी मात्रक होगा मीटर या सेंटीमीटर, नीचे भी मात्रक होगा मीटर या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट बैठाइए। तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह मात्रक जो है सेम है, तो मात्रक रियल में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सच पूछो तो रेडियन एक मात्रक नहीं है बल्कि माना हुआ मात्रक है। यह हम यूनिट डायमेंशन चैप्टर में ही बात किए थे कि रेडियन जो है रियल में यूनिट नहीं है बल्कि माना हुआ है। तो याद रखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन का रियल में कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि मात्रक आपस में कट जाएंगे, है ना। लेकिन एक माना हुआ मात्रक है, वो क्या है, रेडियन है। दूसरा करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं कोणीय वेग। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोणीय वेग कहते हैं। देखिए जब विस्थापन उत्पन्न होगा तो वेग भी उत्पन्न होगा ना। और आप ये रखिए गति में पढ़ चुके हैं कि वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा। तो राशि की अगर हम लोग बात करें तो यह राशि जो होगा सदिश होगा। कौन राशि होगा, सदिश होगा। अगर एस आई मात्रक की बात करें तो एस आई मात्रक हो जाएगा इसका मीटर पर सेकंड नहीं होगा, रेडियन पर सेकंड होगा, इसलिए कि वहां पर मीटर के जगह पर रेडियन मान लिया गया था। और सूत्र की बात करें कि भाई क्या होगा, तो ओमेगा, देखो इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा बेटा आप लोग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। याद रखिएगा
ये फार्मूला क्या हो गया, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय। अब कोणीय वेग को किससे इंडिकेट करते हैं, ओमेगा से, बहुत ही प्रचलित है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कोणीय त्वरण। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कोणीय त्वरण कहेंगे। जब कोणीय वेग होगा तो कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण। बिल्कुल लीनियर मोशन की तरह वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो राशि की बात करें हम लोग तो राशि हो जाएगा सदिश। राशि क्या हो जाएगा, सदिश। एस आई मात्रक की अगर बात करें बेटा हम लोग तो एस आई मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होगा, यानी एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा टाइम। मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, अंतिम कोणीय वेग और शुरू का कोणीय वेग का अंतर है, मतलब परिवर्तन हो गया, अब बटे टाइम हो गया। तो ये क्या हो गया, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा टाइम, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। तो इस प्रकार से यह कोणीय त्वरण निकला। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, समय से भाग पड़ गया, दर हो गया। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। चौथा पॉइंट करेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेंगे। और इसको हिंदी में कहते हैं कोणीय नहीं, इसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्री, अभिकेंद्री त्वरण। क्या कहते हैं बेटा इसको, अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। यह जो है कोणीय त्वरण से भिन्न है, वो ऐसा नहीं है, ये अलग तरीका से काम करता है। अब इसको आप समझाते हैं आपको, देखिए देखो ये डोरी में एक ऑब्जेक्ट बांध दिए हैं और इसको इस प्रकार से घुमाइए, सर्कुलर घुमाइए। तो जब सर्कुलर ऐसे घुमाइएगा तो जानते हैं जितने स्पीड बढ़ेगा ना उतने ही डोरी टाइट होगा, और जितने स्पीड कमेगा ये डोरी क्या होगा, लूज होगा। तो अब एक बात समझिए यहाँ से कि जब ये स्पीड बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ऐसे ही डोरी क्या होता है, टाइट होता है। जितने स्पीड बढ़ाइएगा उतने ही डोरी क्या हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में तनाव उत्पन्न कब होता है, जब उसमें दो फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स लगता है। देखिए डोरी में तनाव कब उत्पन्न हुआ, जब दोनों हैंड से फोर्स लगा रहे हैं, देखिए दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं ना। तो इस प्रकार से दो फोर्स लगा तब जा कर करके डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ। तो समझिए कि अगर इसको पकड़ करके, इसको हम नहीं पकड़े हुए, एक हैंड लिए हैं, अगर ऐसे घुमाएं और इस प्रकार से पूरा टाइट हो जाए डोरी, तो इसका मतलब है कि एक फोर्स जो है हम सेंटर की ओर लगा रहे हैं, सेंटर की इधर सेंटर की ओर लगा रहे हैं, और एक फोर्स ये ऑब्जेक्ट इधर लगा रहा है बाहर में। इस प्रकार से देखो, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगा, देखो सेंटर क्या है, राइट हैंड मेरा है, तो इस सेंटर की ओर इस दिशा में इधर जो फोर्स लगा इसको बोलते हैं अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इधर जो फोर्स लगा उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल। इसको डायग्राम से समझिए। देखिए अगर इस प्रकार से कोई सर्कुलर पथ पर किसी पिंड को हम लोग घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से सेंटर से बांध कर करके, यहाँ ऑब्जेक्ट है ऐसे बांध दिए, और जब ऐसे ऐसे जब घुमाएंगे, चारों दिशा में ऐसे घुमाएंगे हम लोग, तो घुमाने पर दो तरह का, इस पर दो तरह का फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा पिंड को जो इधर खींचेगा, इसको हम लोग बोलेंगे अपकेंद्री बल बोलेंगे, जो इस दिशा में ले जाएगा।
और जो ऑब्जेक्ट को इस दिशा में फोर्स ले रहा है, इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग अभिकेंद्री। क्या बोलेंगे इसको? अभिकेंद्री बल कहेंगे। तो याद रखिएगा बेटा, जो फोर्स सेंटर की ओर लगेगा उसको अभिकेंद्री बल कहिएगा, जो फोर्स बाहर की ओर लगता है उसको अपकेंद्री बल कहते हैं। यह बल हमेशा बाहर की ओर खींचता है और यह बल हमेशा अंदर की ओर खींचता है। और इस बल के बारे में विशेष चर्चा हम आगे फोर्थ चैप्टर में करेंगे। तब देखिए, जब इधर बल लग रहा है तो इसका मतलब इधर भी फार्मूला होगा ए बराबर ए में बल का फार्मूला, इधर भी फार्मूला होगा एफ बराबर एम ए बल का फार्मूला होगा ना। तो ये जो त्वरण उत्पन्न हुआ ये तो मास हो गया इस बॉडी का, और एक मास यहाँ है बॉडी का। तो ये जो त्वरण हो गया इसी को हम लोग बोलेंगे अपकेंद्री त्वरण। क्या बोलेंगे? अपकेंद्री त्वरण। और ये जो त्वरण हुआ इसको हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्री त्वरण। मतलब जो त्वरण सेंटर की ओर अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलिएगा? अभिकेंद्री त्वरण बोलिएगा। और जो सेंटर से बाहर की ओर अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? अपकेंद्री त्वरण बोलते हैं। तो यही देखिए 4 नंबर में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्री त्वरण मतलब अंदर वाला, और 5 नंबर में हम लोग करेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मतलब कहाँ वाला? बाहर वाला। दोनों एक चीज और ध्यान देना है, यदि कोई ऑब्जेक्ट संतुलित रूप से एकदम बैलेंस मोड में अगर ऐसे सर्कुलर पथ पर घूम रहा है तो याद रखिएगा जितना मान अभिकेंद्री बल का होता है उतना ही मान अपकेंद्री बल का होता है। और ऑब्जेक्ट में दोनों जगह मास बराबर होगा। जो ई पिंड है तो मास यहां जो होगा वही मास यहां भी होगा। मान लो कि 10 केजी का पिंड है, कै केजी का है? 10 केजी का। तो यहां भी 10 लेंगे, यहां भी 10 लेंगे। तो जब मास बराबर है तो बल बराबर करने के लिए त्वरण भी बराबर होना चाहिए ना, त्वरण ही बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जितना त्वरण इधर लगेगा उतना ही त्वरण उधर लगेगा। मतलब अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल के बराबर, अभिकेंद्री त्वरण अपकेंद्री त्वरण के बराबर होगा। तो हम लोग अगर अभिकेंद्री त्वरण समझ जाते हैं तो अपकेंद्री त्वरण समझना बहुत ही क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखो राशि की बात करें तो यह राशि ये भी क्या होगा? सदिश होगा क्योंकि त्वरण है। एस आई मात्रक बदल जाएगा, वहां था एस आई मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कोणीय त्वरण का, यहां इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो लीनियर मोशन में या ग्रेविटेशनल मोशन में त्वरण पढ़े थे वही वाला यूनिट होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम सूत्र की बात करें, फॉर्मूला की बात करें तो अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला होता है बाबू v स्क्वायर बटा आर, v स्क्वायर बटा आर। v जो है कोणीय वेग नहीं है, रेखीय वेग है। r त्रिज्या है, देखिए इंडिकेट कर दे रहे हैं। v जो है रेखीय वेग है, ये बात हम ध्यान रखिएगा बाबू। इसलिए कि हम लोग अभी कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन पढ़ रहे थे, तो इसको कोणीय वेग आप न समझ आइएगा। कोणीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं? ओमेगा से। यहाँ भी है, भी का मतलब कौन वेग? रेखीय वेग हो गया। आर क्या है जी? आर जो हो गया त्रिज्या हो गया। जो पथ जिस रास्ते पर गुजर रही है, जिस रास्ते पर मोमेंट कर रही है, उस रास्ते का त्रिज्या क्या लेंगे? आर लेंगे। क्लियर हो गया? तब एक बात मन में आप लोग को लग रहा होगा कि सर अभी तो हम लोग कोणीय वेग पढ़ रहे थे तो फिर रेखीय वेग कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल ही आसान, याद रखिएगा v बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा आर। v बराबर क्या होता है? ओमेगा आर। मतलब रेखीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। कोणीय वेग गुणे क्या हो जाएगा? त्रिज्या। मतलब रेखीय वेग अगर आपको निकालना हो तो कोणीय वेग में त्रिज्या से गुना कर दीजिएगा। तो क्या याद रखिएगा फॉर्मूला? v बराबर ओमेगा आर, यानी रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे रास्ते की त्रिज्या। क्लियर हो गया बाबू?
पांचवा पॉइंट है सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेरेशन, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपकेंद्री त्वरण। अभी चर्चा किए थे ना पीछे, अभिकेंद्री त्वरण बिल्कुल एकदम उसी प्रकार से होगा। देखिए राशि की अगर बात करें तो यह राशि क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। SI मात्रक के हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और सूत्र की बात करें तो सूत्र हो जाएगा A बराबर V स्क्वायर बटा R। V स्क्वायर, V क्या है? रेखीय वेग है। R क्या है? रास्ते की त्रिज्या है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यह अपकेंद्री त्वरण है और वह जो था पीछे वाला अभिकेंद्री त्वरण होगा? तो याद रखिएगा बेटा, अपकेंद्री त्वरण जो होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और अभिकेंद्री जो होता है, जो पहले पढ़े हम लोग, वो पॉजिटिव होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और विशेष हम लोग जो है फिर फोर्थ चैप्टर में करेंगे। फोर्थ चैप्टर में हम बताएंगे कि बच्चा को हाथ धर कैसे घुमाते हैं तो उसका पैर उठने क्यों लगता है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ करना, भींगी हुई कपड़ा को एक ऐसे घुमाएंगे तो उससे पानी निकलना, है ना। दही मथने पर मक्खन निकलना, ये सारे बात हम लोग करेंगे फोर्थ चैप्टर में। अब हम लोग सर्कुलर मोशन से संबंधित कुछ विशेष बातें जानेंगे जिसको हम प्रमुख तथ्य के रूप में जानते हैं। जैसे कोई पिंड इस प्रकार से सर्कुलर पथ पर घूम रहा है और ये जो है इसका क्या है? सेंटर हो गया। समझ रहे बात को? देखिए अगर कोई पिंड यहाँ से चलना शुरू करे, चल करके यहाँ आया, फिर 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 यहाँ पहुँचेगा, पहुँचेगा ना। तो अगर ये बार बार चक्कर लगा रहा है, एक बार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति सर्कुलर पथ पर बार बार चक्कर लगा रहा है, जैसे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगातार कर रही है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगातार कर रही है, तो उसी प्रकार से कोई भी पिंड अगर लगातार ऐसे परिक्रमा कर रही है तो एक बात यहाँ पर निकल के आ रहा है, एक रिजल्ट निकल रहा है, एक निष्कर्ष निकल रहा है। देखो क्या आ रहा है, इस बिंदु पर पिंड दोबारा पहुंचेगा, इस बिंदु पर भी पिंड दोबारा पहुंचेगा। मतलब इस सर्किल का प्रत्येक बिंदु पर ऑब्जेक्ट दोबारा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। जब एक राउंड मारा तो यहां पर पहुंचा, फिर कभी यहां भी रहा होगा, तो फिर जब एक राउंड से आगे बढ़ेगा सेकेंड राउंड के लिए तो फिर यहां पर पहुंचा ना जी दोबारे। तो हर पॉइंट पर उसका रिपीट होते रहेगा, हर पॉइंट पर दोहराते रहेगा। तो याद रखिए सर्कुलर मोशन नहीं, सॉरी लीनियर मोशन में पढ़ाया गया था आप लोग को कि जहां से आप चलिए और वहीं पर पहुंच जाइए। तो उस कंडीशन में उस स्थिति में विस्थापन 0 होता है। तो एक टर्म याद रखिएगा, पहला टर्म वृत्तीय आवर्त गति, वृत्तीय आवर्त गति में विस्थापन सदैव, मतलब हमेशा सदैव शून्य होती है। सदैव क्या होती है? शून्य होती, याद रखिएगा। समझ गए? वृत्तीय आवर्त गति में विस्थापन सदैव क्या होती है? शून्य। वृत्तीय गति में नहीं, वृत्तीय आवर्त गति में। आवर्त गति का मतलब क्या हुआ? बार बार। आवर्त मीन्स क्या होता है? बार बार। आवर्त मीन्स क्या हुआ कि अगर बार बार
एक निश्चित समय में जैसे भी हो, अगर बार बार ही चक्कर लगा रहा है तब प्रत्येक पॉइंट पर दोबारा जाएगा। यहां से चला, यहां पहुंचा होगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर दोबारा यहां जाएगा ना, फिर दोबारा यहां जाएगा ना। इस मान लो कि यहां एक पॉइंट है, तो यहां से चला तो ऐसे होके यहां पहुंच गया एक बार में, फिर दोबारा यहां पहुंचेगा ना जी, फिर दोबारा यहां पहुंचेगा ना जी। किसी भी पॉइंट पर आप दोबारे तिबारे जब राउंड मारोगे तब वहां पहुंचोगे। तो जब फिर वहां बार बार पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पर विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो याद कर लीजिएगा बच्चों कि वृत्तीय आवर्त गति में विस्थापन सदैव क्या होती है, 0 होती है। बेटा दूसरा पॉइंट याद करना, और दूसरा पॉइंट याद करने से पहले एक टर्म आपको समझाते हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक टर्म है वेग और दूसरा टर्म क्या है, चाल। आपको पता होगा कि यह जो है सदिश राशि होता है, और ये भी पता है कि आपको क्या है, ये चाल जो है क्या है, अदिश राशि होता है। चाल क्या होता है, अदिश राशि होता है। वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। जब वेग सदिश राशि है तो इसका मतलब है कि इसमें दिशा होगा, दिशा होगा। और चाल अदिश राशि है, इसका मतलब है कि इसमें दिशा नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो जब कोई पिंड यहां से कहीं से भी, जब कोई पिंड, मान लो यह पिंड है, 5 मीटर पर सेकंड की वेग से ये लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। मान लो यहां पहुंचा तो यहां भी इसका चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहां पहुंचा तो यहां भी इसका चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। जब कोई पिंड, बताओ एक समान चाल है कि असमान चाल है, एक समान चाल है ना, तो पॉइंट लिखते हैं। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से चलती है। जब एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, मतलब चाल जो है, चाल की बात करें तो यहां पर जो स्पीड दे रहा, चाल में जो चाल का मान है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। जिस बाबू चाल है ना, तो चाल का मान कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सब जग मान वही है। मतलब कहेंगे कि अपरिवर्तित है। क्या है, अपरिवर्तित है। तो कल की क्लास में बताए थे कि अपरिवर्तित का मतलब होता है अचर। अपरिवर्तित का मतलब क्या होता है, अचर, कल बताए थे आपको, कांस्टेंट। अब देखिए वेग की बात करें तो वेग का जो मान है, मान लो कि वेग है, चाल नहीं वेग है, तो वेग का मान भी अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित है। मतलब क्या हो गया, अचर हो गया। कंफर्म है ना, वेग का मान अचर, चाल का मान अचर, वेग का मान अचर, चाल का मान अचर। क्लियर हो गया। लेकिन अब देखिए चाल में तो दिशा होता ही नहीं है, तो डायरेक्शन पर बात करेंगे ही नहीं। अगर हम दिशा की बात करें तो इसमें दिशा तो होता ही नहीं है। लेकिन सपोज दैट मान लो ये वेग है, तब फिर दिशा की बात करना होगा। तब इस पिंड में देखिए इस प्रकार का डायरेक्शन बनेगा। कैसे, मान लो कि इस पिंड को एक सेंटर में डोरी से बांध कैसे से घुमा रहे थे। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से हम डोरी बांध कैसे से घुमा रहे थे, ऐसे घुमा रहे थे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब डोरी टूट जाए ऐसे, तब पिंड गोले नहीं घूमेगा, सामने फेंकाएगा। इसका मतलब है कि इसका दिशा सामने है, सिर्फ डोरी के बंधन के कारण ये कहां फेंका रहा है, गोल फेंका रहा है।
बात समझ में आया? ये डोरी के बंधन के कारण गोल चल रहा है, डोरी टूट जाए तो सामने फेंकाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा। अगर मान लो कि यहां पर पिंड पहुंच गया तो इधर से डोरी बना हुआ रहेगा तो इस दिशा में फेंकाएगा। मतलब बेग का चाल बेग का दिशा देखो, यहां अगर बेग मानते हैं तो दिशा इधर है, यहां पर आया दिशा इधर हो गया, यहां पर पहुंच गया तो दिशा इधर हो गया। तो यहां पर देख रहे हैं कि मान लो कि 5 चाल नहीं बल्कि बेग है, 5 चाल नहीं बेग है, तो दिशा बार बार क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो बेग का दिशा क्या हो जा रहा है जी, बदल जा रहा है, मतलब परिवर्तित है। तब परिवर्तित को क्या कहते हैं, चर, वेरिएबल। क्या कहते हैं, चर, वेरिएबल। तो रियल में देखिए बेग में दो रिजल्ट मिला कि बेग अचर भी होगा और क्या होगा, चर भी होगा। बेग अचर भी होगा और चर भी होगा। चाल में दिशा तो होता ही नहीं है, इसीलिए हमेशा क्या होगा, अचर होगा। तो देखो चाल में कोई दिक्कत नहीं है, चाल हमेशा अचर ही होगा। कब, सर्कुलर पथ पर घूमेगा तब, और एक समान चाल से चलेगा तब। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि बेग में चर भी आ गया। तो जब बेग में चर आ गया, डायरेक्शन है, तो इससे ज्यादा महत्व किसका होगा, इसका होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती हो तो चाल, चाल अचर, चाल अचर और बेग चर, बेग चर होता है। बेग क्या होता है, चर होता है। एक बार फिर समझा दे रहे पॉइंट, चाल अचर, अब बेग क्या होगा, चर। चाल अचर क्यों हुआ, अचर मतलब कांस्टेंट क्यों हुआ, कांस्टेंट का मतलब न बदलने वाला, इसलिए कि चाल में दिशा होता ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू होता है, सिर्फ मान होता है। तब मान तो बदल नहीं रहा है, यहां पर मान 5, यहां भी मान 5, यहां भी मान कितना है जी, 5 है। दैट मीन्स मान कहीं चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए चाल क्या हो जाएगा बेटा, अचर हो जाएगा। लेकिन बेग में देखिए, बेग में मान भले नहीं बदल रहा है लेकिन दिशा तो बदल रहा है। यहां पर दिशा इधर है, यहां पर दिशा इधर है, यहां पर दिशा इधर हो गया। बेग में प्रत्येक पॉइंट पर दिशा अलग अलग हो जा रहा है, तो बेग क्या हो जाएगा, चर, मतलब परिवर्तित होने वाला। तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो चाल होगा अचर, बेग होगा चर। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। क्लियर हो गया, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो तीसरा पॉइंट होगा वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में एक चक्कर, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी वृत्त के परिमाप, वृत्त के परिमाप के बराबर, वृत्त के परिमाप के बराबर होता है। देखिए समझाते हैं इसको। जैसे मान लो कि यह सर्कुलर पथ हो गया, ठीक है, और यहाँ सेंटर है ना बाबू, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करे, इस प्रकार से चलना शुरू किया। तो अब देखो एक राउंड मारा, कई चक्कर मारा, एक राउंड का मतलब एक चक्कर में दूरी। तो एक चक्कर में दूरी क्या हो जाएगा, जो वृत्त का परिधि होगा, जो वृत्त का परिधि या परिमाप जो होगा वही तय की गई क्या होगी, दूरी होगी। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, मतलब कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि दूरी बराबर हो जाएगा 2πr। मतलब एक राउंड में, एक राउंड में सर्कुलर पथ पर दूरी बराबर 2πr। 2 राउंड में कहेगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा 2πr में, 3 राउंड कहेगा तो 2πr में 3 से गुना कर दीजिएगा, 4 राउंड कहेगा तो कितना कहिएगा,
4 से गुना कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से एक चक्कर में दूरी क्या होगा, तो वृत्त का परिमाप होता है दूरी बराबर एक चक्कर में, ध्यान देना, एक चक्कर में दूरी बराबर 2 पाई r होता है। इस पॉइंट को आप उतार लीजिए। क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, एक चक्कर में दो बात निकाल रहे हैं। एक चक्कर में दूरी और एक चक्कर में क्या कर रहे हैं, विस्थापन। दूरी हो जाएगा 2 पाई r और विस्थापन हो जाएगा 0। याद रखिएगा, एक चक्कर चलेगा तो दूरी क्या होगा 2 पाई r और विस्थापन क्या हो जाएगा 0। यही बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। तो अगर 2 चक्कर कहेगा तो यहाँ 2 से गुना कर देना है, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा, तो 0 ना हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। 10 चक्कर रहे तो 10 से यहाँ गुना करेंगे, 10 से यहाँ भी गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब सर्कुलर पथ पर कईयों बार घूम जाओ, कईयों बार चक्कर पूरा कर लो, हर चक्कर में उसका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, कईयों चक्कर मार दे सर्कुलर पथ पर तो विस्थापन हमेशा क्या होगा, 0। लेकिन दूरी की बात करें तो एक चक्कर में दूरी कितना होगा, 2 पाई r। 2 चक्कर में 2 दूनी 4 पाई r, 3 चक्कर में 3 दूनी 6 पाई r करके निकाल लेना है आप लोग को। क्लियर हो गया। अब एक डाउट और है जो 5वां पॉइंट में दिखाते हैं आपको। देखो, आधा चक्कर मतलब हाफ राउंड। आधा चक्कर मतलब समझते हैं। अच्छा देखो समझाते हैं। देखो, आधा चक्कर में, आधा चक्कर का मतलब हो गया कि इस प्रकार से ऐसे नीचे की बात नहीं हो रहा है। मान लो सेंटर है, यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और ऐसे ऐसे चल करके यहां पहुंच गया, मतलब ये आधा चक्कर ऐसे मार दिया। तो ध्यान रखो बेटा, आधा चक्कर में दूरी कितना तय करेगा, तो अगर एक राउंड मारता तो 2 पाई r, आधा राउंड पहुंचा तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आधा परिधि हो जाएगा ना जी। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे 2 पॉइंट निकला यहां पर, दूरी बराबर, तो क्या कहोगे 2 पाई r बटे 2 से 2 कट गया, मतलब कहेंगे पाई r। आधा चक्कर में दूरी कितना तय करेगा, पाई r। क्लियर हो गया। अगर विस्थापन की बात करें तो बेटा यहां पर विस्थापन 0 नहीं होगा। अब विस्थापन 0 नहीं होगा इसलिए कि इस सर्कुलर में क्या हो रहा था कि राउंड पूरा कर दिया, जहां चला था वहीं पहुंच गया, जहां से चला वहीं पहुंच गया, इसलिए विस्थापन क्या हुआ था, 0 हुआ था। लेकिन यहां पर देखो, चला यहां से और यहां पहुंचा हुआ है, तो ये दोनों के बीच का शॉर्टकट डिस्टेंस ये वाला हो गया, यानी r प्लस r बराबर क्या हो गया, 2r। और 2r को हम लोग शायद व्यास भी कहते हैं, याद रखिएगा। 2r को क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। तो विस्थापन जो हो जाएगा 2r हो जाएगा, या कह सकते हैं कि व्यास के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक चक्कर में दूरी 2 पाई r, विस्थापन 0। आधा चक्कर में कहेगा, आधा चक्कर में कहेगा तो देखो दूरी हो जाएगा पाई r, मतलब पूरा के लिए 2 पाई r, तो आधा हुआ, 2 से भाग दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई r। और विस्थापन की बात करें तो विस्थापन का डिफिनेशन ही होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच शॉर्टकट दूरी। तो शॉर्टकट यही ना हुआ, तो रेडियस ई रेडियस, तो r प्लस r बराबर 2r, और 2r को व्यास भी कहते हैं। तो विस्थापन क्या हो जाएगा आधा चक्कर में, 2r या व्यास हो जाएगा। क्लियर हो गया। और एक पॉइंट और याद रखना, मौखिक है बेटा, अगर कभी पूछे, छठा पॉइंट डाल देते हैं यहां पर, देख लो, आवर्त काल। आवर्त काल, देखो अगर मान लो कि ऐसे सर्कुलर पथ पर कोई ऑब्जेक्ट लगातार ऐसे घूम रहा है ना, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसी को आवर्त काल कहते हैं।
आज के क्लास में हम लोग प्रक्षेप गति करेंगे, या उसको हम लोग परवलयाकार गति भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन कहा जाता है। तो आज देखिए, देखते हैं पैराबोलिक मोशन क्या होता है। पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन जिसको हिंदी में लोग क्या कहेंगे, परवलयाकार गति कहेंगे। देखिए, इस गति को कैसे पहचानेंगे? जब कोई पिंड न सरल पर और न वृत्त पर इस प्रकार के कर्व लाइन पर अगर मोशन करता है, इस प्रकार की कर्व लाइन पर अगर मोशन करता है, तो इस प्रकार गति को परवलयाकार गति कहते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकिएगा और जब रिटर्निंग होगा तो वहां पर जो मूव करेगा ऊपर में, ऊपर जो मुड़ेगा, है ना, उसी को बोलेंगे परवलयाकार गति कहेंगे। या जब कोई गति ऐसे सीधा कर जा रहा हो, जैसे गोली है या धनुष की तीर है, तो जब उसमें पावर कम जाता है, शक्ति कम जाती है, तो वह धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है ग्रेविटी के कारण। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ से जो गति, यहाँ के बाद जो गति पैदा हुआ, यह हो गया आपका पैराबोलिक मोशन हो गया। क्लियर हो गया? इसका हम डिफिनेशन काइंड्स ऑफ मोशन में किए थे, टाइप ऑफ मोशन में किए थे। आज हम लोग केवल इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस मात्र 3 टर्म है, मात्र 3 टर्म है। एक टाइम है, एक हाइट है, और लास्ट जो है इसका एक रेंज होता है। ये पैराबोलिक मोशन से, प्रक्षेप गति से या परवलयाकार गति से न्यूमेरिकल ही रेलवे में बहुत ही कम आती है। सिर्फ जो है इसका फार्मूला आता है और एक एग्जाम्पल आता है। तो आइए इसका फार्मूला, एग्जाम्पल हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। देखो, यह एक हम और वर्टिकल लाइन बना दिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, समझ गया? यहाँ से एक वस्तु को ऐसे मैंने फेंकता हूँ। देखिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को वैसे मैंने फेंका, तो इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए फिर वापस धरातल पर यहाँ पहुँच जाता है। बात समझ रहे चीज़ को बेटा? देखिए, यहाँ से जब ऐसे फेंके तो यह वापस यहाँ पर पहुँच जाता है। तो समझिए तीनों टर्म क्या होता है। जब यहाँ से आप फेंके तो फेंकने का कुछ वेग भी होगा, तो वह जो यहाँ वेग होगा इसको क्या मान लेंगे? u मान लेंगे। क्या मान लेंगे? u मान लेंगे। u का मतलब हो गया प्रारंभिक वेग या प्रोजेक्ट करने का वेग होता है, समझ गए? यहाँ से जब आप फेंकिएगा तो फेंकने के बाद ये देखिए ऐसे पथ बनाता है, ऐसे पथ बनाता है। तो इसमें देखो बहुत सारा पॉइंट बनेगा। ये पूरे पथ में धरातल से सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। यहाँ पर ऊंचाई और कम गया, यहाँ पर ऊंचाई और कम गया। मतलब गेंद जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा है और इस पॉइंट के बाद गेंद नीचे गिरना शुरू हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। मतलब प्रोजेक्ट की ऊंचाई बोलेंगे। जब ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से आप ऐसे फेंकिएगा तो यहाँ से ऐसे आते आते यहाँ गिरने तक में कुछ समय लगेगा ना। इसी समय को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो गया, फ्लाइट मीन्स उड़ना, टाइम मतलब समय, उड़ने का समय। देखो, ये कब तक उड़ते रहा? जब तक ये उड़ते रहा, इसी टाइम को उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टी से इंडिकेट करते हैं। तीसरा टर्म बच गया बाबू। देखो, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके थे तो कुछ दूर बाद जा गिरा है। यहाँ से आप फेंके तो कुछ दूर बाद जाकर गिरा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं और आर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया? और देखो, यहाँ जब फेंके होंगे तो स्टार्टिंग में कुछ एंगल बना होगा। एंगल मतलब कोण बना होगा। तो फेंकने का जो कोण हुआ इसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। थीटा का मतलब हो गया बेटा फेंकने का कोण। थीटा का मतलब क्या हो गया? फेंकने का कोण हो गया। इसको फिर से एक बार समझाते हैं। जिस वेग से आपने फेंका उसको u कहेंगे, जिस कोण से आपने फेंका उसको थीटा कहेंगे। इसकी पथ की जो सबसे अधिक ऊंचाई होगी उसको हाइट कहेंगे।
यह पिंड जब तक उड़ते रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, टी से इंडिकेट करेंगे, और जितना दूरी तय किया उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। क्लियर हो गया। आइए अब तीनों को हम फार्मूला देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम हाइट का फार्मूला लिखते हैं, तो h यानी हाइट बराबर क्या हो जाएगा, हाइट बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। देखिए u क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया, साइन स्क्वायर जो 9 10 में साइन पढ़े थे ना, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, हाँ साइन 90 डिग्री, उस तरह से। तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब जिस कोण से फेंका गया है, जिस कोण से फेंका गया है, 2g। और g जो हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया, जो कि पिछले क्लास से पढ़े थे हम, g का मान भी पढ़े थे कि g का मान विषुवत रेखा पर कम होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, धरातल पर सबसे अधिक होती है, ऊंचाई पर जाने पर या गहराई में जाने पर यह मान क्या होता है, घटता है। तो g के बारे में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, तो यह g हो गया। देखिए दूसरा फार्मूला हमारा हो गया बेटा, यहाँ अगर हम बात करें टाइम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो इसका होता है फार्मूला 2u साइन थीटा बटा g। 2u साइन थीटा बटा g मतलब 2 गुने प्रारंभिक वेग गुने साइन थीटा बटा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। देखिए और तीसरा फार्मूला हो जाएगा बेटा यहाँ आप लोग को क्या, रेंज बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा में 2 से गुना हो रहा है। अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल 45 डिग्री है तो 2 थीटा के जगह पर 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल दुगना कर दीजिएगा, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ g। एक बात और ध्यान देना, ये तीनों फार्मूला में देखिए कहीं न कहीं 2 आया है, इसमें 2 नीचे है, इसमें 2 यहाँ है और इसमें 2 यहाँ है। 2 समझो कि एकदम इंपॉर्टेंट है इस फार्मूला के लिए। तो यह हो गया बेटा हाइट का फार्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और ये हो गया आपका टाइम का फार्मूला 2u साइन थीटा बटा g, और ये हो गया तीसरा फार्मूला हो गया आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। देखिए पहला पॉइंट लिए हम लोग मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई, जो मैक्सिमम हाइट है, जैसे अभी डिस्कस किए थे ना कि ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा तो यहाँ से कुछ एंगल बनावे, सॉरी यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा थीटा वगैरह, और पिंड ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, इस प्रकार से बताए थे। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा ये वाला, इसी की बात हो रही है। देखिए मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनावे ताकि हाइट बहुत ज़्यादा होगा। टॉपिक क्या है, यहाँ पर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90, कितना 90 में खड़ा हो जाएगा। तो कौन सा एंगल बनाया जाए कि बहुत अधिक ऊंचाई तक जा सके। समझो अगर 10 डिग्री पर फेंकेंगे तो ऐसे पट से गिर जाएगा, 20 पर कुछ ऊपर उठेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ाइएगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा, समझ गए। और एंगल में देखिए साइन का यहाँ मान आ रहा है, तो साइन का अधिकतम मान कितना पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री का मतलब एकदम सीधा, बिल्कुल अगर बिल्कुल गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हाइट बहुत ज्यादा जाएगा। तो मतलब प्रैक्टिकली जो है अपने जीवन में आप देखे होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना हो तो बिल्कुल सीधा ऊपर फेंकते हैं, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तिरछे फेंकिएगा ऊंचाई ज्यादा नहीं जाएगा, बल्कि बहुत ही ऊंचाई कम जाएगी। आप पत्थर को, गेंद को फेंककर घर में देखिएगा। तो वह हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या मान रखा जाए। देखिए तो साइन के रिस्पेक्ट में मान लो u भी ठीक ठाक है, g जो भी है वो भी रहेगा। एंगल में कौन सा मान रखे यहाँ पर कि अधिकतम मान प्राप्त होगा, तो थीटा क्या रखना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि साइन के रिस्पेक्ट में मान अधिकतम कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
तो अगर साइन 90 का मान रखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना डिग्री 90 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g। देखो यह हो गया अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, या नोट क्या करना है, थीटा 90 मान रखिएगा, ये आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। बात समझ गए? एग्जाम में पूछता है कि किसी पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक के फेंकना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यू स्क्वायर बटा 2g, क्योंकि यहां पर साइन का मान 90 लिए हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल भी पीछे बताए हैं कि जिस प्रकार से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकिएगा तो यह पिंड कब तक उड़ते रहेगा। ऐसे उड़ रहा है ना, तो कब तक उड़ते रहेगा? जितना देर तक उड़ेगा, 4 सेकंड 5 सेकंड जिस सेकंड तक उड़े तो वह उसका उड्डयन काल होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें, यानी टाइम मैक्सिमम क्या होगा, देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन के मान अधिकतम प्राप्त होता है कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो यहाँ भी मान 90 डिग्री रखिए, तो क्या हो जाएगा 2u साइन 90 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा g, तब बच जाएगा यहाँ u1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u बट्टा g। यही हमारा मान प्राप्त हो गया अधिकतम ऊंचाई का, अधिकतम समय का। अधिकतम समय का फॉर्मूला हो गया 2u बटा g। मतलब जब साइन 90 डिग्री मतलब एंगल का मान 90 डिग्री बैठाइएगा तो पिंड जो है बहुत अधिक समय तक उड़ते रहेगा। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? सीधे ऊपर की ओर फेंकना। सीधे ऊपर फेंकने से एंगल कितना बनेगा जी? देखो सामने ऐसे फेंकिए, एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो सामने अगर फेंकते हैं ऊपर की ओर तो बहुत देर तक पिंड क्या होगा? उड़ते रहेगा। देखो ऐसे तिरछे कूदो, भट से गिर जाओगे ना, और सामने ऐसे कूदोगे इस प्रकार से, तो यहां पर जो टाइम है वो ज्यादा मिलेगा आपको। तो 90 डिग्री से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकिएगा, 90 डिग्री से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकिएगा तो अधिकतम समय लेगा, अधिक से अधिक समय तक उड़ते रहेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप की परास। R बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g। देखिए वो बताए थे थोड़ा देर पहले इसी क्लास, आज ही क्लास में, कि जब इस प्रकार से ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकिएगा ऐसे, है ना, तो इस प्रकार से जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, क्षैतिज जो दूरी तय करेगी, जो इसका विस्थापन प्राप्त हुआ, शॉर्टकट विस्थापन कहते किसको हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्ट दूरी। जब ऑब्जेक्ट यहां से आप फेंके हो और यहां गिरा है तो दोनों के बीच शॉर्ट दूरी यही ना होगा, इसी को हम रेंज कहते हैं। मतलब कितना दूरी तय किया, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब देखिए थीटा में यहां 2 लगा हुआ है, अगर थीटा यहां 30 डिग्री लेते हो, 30 डिग्री, तो यहां ही इसको 60 डिग्री बना देगा। 20 डिग्री लेंगे तो 40 डिग्री बना देगा। तो आपको पता है कि साइन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि यह मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। साइन के रिस्पेक्ट में 1 से मान कभी ज़्यादा नहीं होगा। तो हमको साइन के रिस्पेक्ट में एंगल चाहिए 90। तो 90 यहाँ करने के लिए शायद थीटा बराबर क्या बैठाना होगा? 45 डिग्री बैठाना होगा। थीटा का मान 45 डिग्री आप बैठाइएगा तो यह दुगना करके 90 डिग्री कर देगा ना। तो याद रखिए बेटा कि यदि आप लोग को अधिक से अधिक क्षैतिज दूरी प्राप्त करना होगा, लंबी कूदना होगा, ऐसे उछिल करके और अधिक से अधिक दूरी तड़पना होगा, तो उस कंडीशन में थीटा 45 डिग्री रखिएगा, जिससे क्या होगा कि 2 से मल्टीप्लाई होगी, गुना होगी, तो 90 डिग्री बन जाएगी। तो साइन 90 का मान अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से R बराबर क्या हो जाएगा जी?
यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बटा क्या हो जाएगा जी, मतलब ये तो पूरा मान 90 हो गया तो 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक बात और समझा रहे हैं आप लोग को, अधिकतम ऊंचाई मतलब ऐसे है ना, इस प्रकार से अधिक ऊंचाई अगर उछलना होगा तो मान 90 डिग्री रखिएगा। अधिक समय तक उड़ना है, उड्डयन काल अधिक रखना है तो भी थीटा 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर हॉरिजेंटल प्रास ज्यादा तय करना होगा तो थीटा 90 नहीं रखिएगा, 45 रखिएगा, ताकि आप अधिकतम दूरी तक कूद सकेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई जंप के लिए, फोर्स की बहाली में, दरोगा पुलिस वर्ग बहाली में जाते होंगे तो हाई जंप होता है 3 फीट 4 फीट ऐसा होता है ना। तो हाई जंप अगर करना है इस प्रकार से तो अधिक से अधिक हमारे पास जितना ताकत है वो ताकत रहते हुए भी जो हमारी दौड़ने का प्रारंभिक वेग होगा उस वेग के रहते हुए भी क्या करें कि हम अधिक से अधिक हाइट तड़प सकें, तो थीटा 90। हाई जंप नीचे से ऊपर क्यों कूदना, अधिकतम कूदना है तो थीटा 90, मतलब रेस में दौड़ करके आइए और तिरछे नहीं कूदिए, ऐसे तिरछे कूदेंगे तो एंगल 90 से कम जाएगा। दौड़ करके आइए और ऐसे दौड़ के मान लो आ रहे ऐसे ऐसे ना दौड़ रहे ना, ऐसे तड़प जाओ एकदम, बिल्कुल जहां रस्सी तड़पना है वहां आइए और ऐसे तड़पिए, इस प्रकार से दौड़ करके आकर के, न कि तिरछे तिरछे तड़पोगे ना तो ये आपका पैर फंस जाएगा, हाइट अधिकतम नहीं प्राप्त हो पाएगा। हाइट अधिकतम प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हो गया। और लॉन्ग जंप देखा होगा बचपन में आप लोग, गांव में आपका हरा पोखरा होगा ना तो ऐसे हरा पोखरा किनारे बैठ करके 4 गुलिकन है ना, और वही प्रैक्टिस करता है, ढेला ले लेगा, ले देख हम उतना दूर फेंक दिए, वहाँ उठावेगा कोई उठावेगा, देख हम नदिये पार कर दिए, करते थे ना। तो वो जो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किए, याद रखिए उसके लिए 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये न कि ऐसे पत्थर लेके कहिए कि ले देखा वो नहरवा पार कर दिलियो, नहरवा ना वो मथुए पर गिर जाएगा, 90 से फेंक दोगे इसे तो माथा पर गिर जाएगा। आपको लंबी दूरी तय करना है, देखिए ऐसे तिरछे फेंकना होगा, ऐसे इस प्रकार से है ना। तो एक प्रश्न आया था एक बार कि कोई व्यक्ति किसी सांड को या भैंसा को, ऐसा प्रश्न आया था ड्राइवर बैच में, तो किसी सांड या भैंसा को भाला फेंक कर मारना है, भाला फेंक के मारना है, तो शिकारी को एंगल किस डिग्री पर होना चाहिए। तो देखिए, तो यानी शिकारी जो है अब भाला जब फेंकेगा तो इस प्रकार से डायरेक्शन में, ऐसे नहीं, ये हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री हो गया, ऐसे रखेगा, देखिए इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल में टप से नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींच लेगा, और ऐसे 45 पर रहेगा तो कुछ ऊपर जाएगा, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा और आगे भी जाएगा, दोनों काम करेगा 45 पर। तो याद रखिएगा, भाला फेंकना हो, पत्थर फेंकना हो हॉरिजॉन्टल में, किसी को माथा फोड़ना हो ईटा से फेंक करके, तो हमेशा 45, देखिए एंगल, देखिए इसे, मतलब इस प्रकार से कल्पना करना है कि धरातल के साथ पत्थर जो है 45 डिग्री का कोण बना ले। तो भाला फेंकना 45 डिग्री, हाई जंप 45 डिग्री, लॉन्ग जंप अधिकतम दूरी की बात आ गया तो अधिकतम दूरी के लिए भी 45 डिग्री का ही कोण होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में दोलन गति ऑक्सीलरेटरी मोशन करेंगे।